जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाभी जितने भी मेरे कम्पिटिटर हैं उन सभी लोगों का मैं आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए सब लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों से यही कहूँगा, सब लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आगे हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन जो है वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर कहता है हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप मुझे बताओगे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। हॉकी के दिग्गज जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइए। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त, कब हुआ था? 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ। एक मिनट रुक जाओ भाई। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्हें क्या कहते थे? हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, 29 अगस्त को इन्हीं के याद में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, इन्हीं की याद में खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना होगा। तो देखिए कि बायोटीन जो है विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम होता है? तो ये विटामिन B5 का नाम होता है। B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी होता है। फॉलिक एसिड क्या होता है? विटामिन B9 होता है। याद रखिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, इसीलिए बारंबार आपसे कह रहा हूं ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है? जनवरी 2021 में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब बताइए कौन जीते हैं जो कि दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने। तो मेरे दोस्तों याद रखना, मार्केलो रेबेलो डी सूजा, इन्होंने दोबारा आम चुनाव को जीता और ये पुर्तगाल के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। ओके, चलिएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो बताइए। पित्ताशय की पथरी? नहीं बाबू, पित्ताशय की पथरी इससे नहीं। दिल का दौरा? इससे नहीं। दाद जो होता है वो फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद या फंगस के कारण दाद होता है। ठीक है, जिसे रिंग वार्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं रिंग वार्म कहा जाता है, रिंग वार्म कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ। तो आप लोग बताएंगे कब हुआ भाई, सभी लोग बताइएगा। तो ये हुआ था अक्टूबर में 1993 में। कब? 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय मानवाधिकार को स्थापित किया गया। ओके, चलिए। इसमें ज़्यादातर रिटायर्ड जज शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर। और देखिए 1995 जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर 1995 जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पर क्या शुरू हुआ था 1995 में बाबू? 1995 में शुरू हुआ था आपका पंचायती राज का इलेक्शन, या ये समझ लीजिए पंचायती राज व्यवस्था की इलेक्शन प्रणाली शुरू हो गई थी। आगे देखिएगा। मनुष्यों के पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? देखिए पित्ताशय तो पित्त को संग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, पित्त रस निकलता है और वो इसमें स्थापित होता है, लेकिन ये निकलता कहाँ से है? तो निकलता है मेरे दोस्त
यकृत से, जिसको जिगर कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, जिससे कि भोजन का पाचन किया जाता है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। अब राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है ना, बारहसिंघा है, सिंघा है ना। और इसके बाद पुष्प कौन सा है? प्लास का है। और दूसरी बात कि राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है, सारस राजकीय पक्षी होता है। ध्यान रखना, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? अब आपको पता है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, वो भी ट्रांस हिमालय सहित, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रांस हिमालय सहित देखा जाना चाहिए इसको, ट्रांस हिमालय सहित। तो बताइएगा ट्रांस हिमालय सहित कौन सा है? आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो देखो बाबू, सबसे ऊंचा तो सागर माथा या माउंट एवरेस्ट है, सागर माथा या माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं आप, माउंट एवरेस्ट नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। ठीक है, पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें तो वैसे भी साधारणतः जो हिमालय की औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर की है, औसत ऊंचाई, याद रखना ये भी, ये इसकी औसत ऊंचाई है। पूरे वर्ल्ड की टोटल जितने 100 अगर देखा जाए ऊंचे चोटियों में से, तो मैक्सिमम चोटी लगभग 94 96 चोटियाँ आपको हिमालय में मिलेंगी। दूसरा क्या हो जाता है? ट्रांस हिमालय सहित दिया है तो काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी के अंदर आप देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी में आपका मिलता है K2, जिसको आप गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये दूसरी आपकी होती है, ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। कितना? 8611 मीटर। तीसरी कौन हो जाती है? माउंट कंचनजंगा। ये आपका आंसर सही है, ये आपको सिक्किम में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिक्किम में मिलता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 8586 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। माउंट मकालू 5वें नंबर की ऊंचाई पर है, 5वां नंबर है इसका, 5वां नंबर है, 5वां नंबर आता है। 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रसिद्ध सूफी संत शेख अलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताओ? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर में, बाराबंकी में। तो आप बताइएगा, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी में पड़ेगा। जौनपुर को जौना खां की याद में बसाया गया था, जौना खां की याद में बसाया था। किसने बसाया था? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सबका कमेंट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसने बसाया था? जौना खां की याद में बसाया गया था, लेकिन किसने बसाया था बताइएगा मुझे। कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। और कन्नौज का शासक हर्षवर्धन रह चुके हैं। कौन? हर्षवर्धन रह चुके हैं, ध्यान रखना, हर्षवर्धन कन्नौज के शासक रह चुके हैं। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, देवा शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, देवा शरीफ का दरगाह है, वहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, उर्स का मेला लगता है। क्या लगता है? उर्स का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्पेन और किस देश के ने जनवरी 2021 में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? बताइएगा, 2021 में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो मेरे दोस्त वो फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ता है पेरिस। और पेरिस को जो कहते हैं फैशन नगरी, किस नदी के तट पर है? ये नदी जो पड़ेगी वो सीन नदी पड़ेगी। ठीक है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है, याद रखना। कहाँ पर है? मैड्रिड है, याद रखना इस बात को भी। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। फ्रांस को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यूरोप का कृषि प्रधान देश है।
प्रधान देश है ये, ठीक है, याद इसको भी रखिएगा। एमेनुअल मैक्रो यहाँ के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। जर्मनी में चांसलर होता है, चीन के जिनपिंग साहब हैं, सब जानते हैं। आगे देखिए, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। अनलीशिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये वीरप्पा मोइली साहब की पुस्तक है। किसकी है? वीरप्पा मोइली साहब की पुस्तक है। और देखिएगा, शशि थरूर साहब की एक फेमस पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, वो है बीइंग हिंदू। क्या है? बीइंग हिंदू इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। मनोहर पर्रिकर आपके रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ओके, आगे देखिएगा, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखे गए थे? आप लोग इसको बताइएगा। तो यहाँ पर जो महावीराचार्य हैं, इनके द्वारा गणित सार संग्रह लिखे गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था, ठीक। इन्होंने कौन से पुस्तक लिखे? गणित सार संग्रह। और अगर आपसे पूछे भास्कराचार्य, तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे लीलावती इन्होंने पुस्तक को लिखा, है ना, बीज गणित लिखा, बीज गणित इन्होंने लिखा, है ना। तो इनके द्वारा भी कई सारे पुस्तकों को लिखा गया। लीलावती है, बीज गणित है, सिद्धनाथ है, शिरोमणि। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय लिखा गया। क्या? आर्यभट्टीय लिखा गया। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या लिखा गया? तो इनके द्वारा लिखा गया ब्रह्मगुप्त का गणित। क्या लिखा गया? ब्रह्मगुप्त का गणित, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आपको बताना है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे बाबू याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे बताया जाए कि अल्पसंख्यक या मूल अधिकार के कौन थे? मूल अधिकार के, तो मूल अधिकार के ये थे कौन? सरदार पटेल जी। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने ये। और जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। याद रखना, जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। आगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानसभा नहीं है? अब आपको बताना है कि द्विसदनीय विधानसभा कहाँ पर नहीं है। तो आप बताओ, उत्तर प्रदेश में है? जी बिल्कुल है। कर्नाटक में है? जी बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन 2019 से याद रखना ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब आपको बताना है किनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। आपको पता है राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? अब आप बताएंगे कौन सा होगा? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट, पोरबंदर। तो मेरे दोस्त याद रखना, जूनागढ़ है, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता अपने आप को भारत में विलय करनी चाहती थी, भारत में विलय करना चाहती थी वहाँ की जनता। वहाँ का शासक पाकिस्तान में चाहता था
फिर वहाँ पर जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय हो गया इसका, ठीक। और इसका शासक भागकर पाकिस्तान चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो बताइए 10.5, 10.1, 10.5, 10.5, 11.5, 13.5, 9.5। तो मेरे दोस्त याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.5 आकलन किया था IMF के द्वारा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया? तो कौन सा है इसमें समस्या? तो याद रखिएगा, वो खसरा और रूबेला समस्या है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये अभियान को चलाया गया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। महाराजा सवाई जयसिंह, जो जयसिंह द्वितीय हैं, उन्होंने एक खगोल की वेधशाला स्थापित किया। कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा, महाकाल की नगरी उज्जैन में किया था। महाकाल की नगरी उज्जैन में खगोल वेधशाला बनाया। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। कौन से? क्षिप्रा नदी के तट पर। और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। किसके? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। किसके? यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना में इटावा के पास आकर के मिलती है। सबसे ज़्यादा अपर्दन करने वाली नदी है ये, ठीक है। शिमला, शिमला आप जानते हैं, शिमला कहाँ पड़ता है? शिमला आपका मध्य हिमालय में पड़ता है। किसमें? मध्य हिमालय में शिमला पड़ता है। पर्यटन क्षेत्र है, स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पर भरतपुर पक्षी विहार है। क्या है? पक्षी विहार है, जहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं, खासकर साइबेरियाई पक्षी यहाँ पर आते हैं। जोधपुर, जोधपुर आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। आगे, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? तो याद रखिएगा, ये सन 2009 में RTE आया। RTE 2009 में आया, 2009 में संसद में अधिनियमित किया गया। और 1 अप्रैल, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। और संविधान में, हमारे संविधान के अंदर संशोधन करते हुए मूल अधिकार में आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक कैसी है? कैसी है? तो देखिएगा, आर्टिकल 21(1) में, ध्यान रखना, 3 शब्द हैं, तीनों को याद रखना। आर्टिकल 14 के अंदर कुछ दिया गया, आर्टिकल 21 में दिया गया। विधि का समान संरक्षण, ये है USA से। विधि के समक्ष समता, समक्ष क्षमता, क्षमता, ये दिया गया, ये लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। और ये है USA से। और ये आर्टिकल 14 में है। 21 में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया मेरे दोस्त, ये जापान से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भारत की व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक जापान से रिलेटेड है। किससे? जापान से रिलेटेड है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए मूल अधिकार लिया गया। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से मूल कर्तव्य को लिया गया। किसको लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया हमारे संविधान में? मूल कर्तव्य तो आपका रशिया से लिया गया है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP लिया गया। हाँ, संविधान संशोधन लिया गया। क्या लिया गया? संविधान संशोधन लिया गया। यहाँ से संशोधन यहाँ से लिया गया, जो कि आर्टिकल 368 में विद्यमान है। और जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। आपात उपबंध, है ना, उपबंध लिए गए।
जो कि आर्टिकल आपके 352, 356 और 360 में उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे जापान मैंने बता दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, कोर्ट को लिया गया। आगे देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो ये तो सब जानते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से। तो जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट का शुरुआत आप देख लीजिए, ये महाराष्ट्र होगा। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक से निकलती है, और ये तकरीबन 1465 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। मतलब कहा जाए तो गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी भारत की नदी है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उड़ीसा को आप जानते हैं, महानदी जो है उड़ीसा राज्य में हीराकुंड डैम बना है, इसमें क्या बना है, हीराकुंड बांध बना है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, नदी बांध है। छत्तीसगढ़ से कौन निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है। कौन से, सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है, याद रखना महानदी निकलती है। ठीक है, महानदी बेसिन को चावल का कटोरा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है, दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, जो ताप्ती नदी है, वो कहाँ से निकलती है, वो महादेव पहाड़ी से सतपुड़ा के निकलती है। कहाँ से, महादेव पहाड़ी से निकलती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था, किसके विरोध में त्यागा था, तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जब ये हुआ, 1919 को, तब इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने नाइटहुड के उपाधि को त्याग दिया। रॉलेट एक्ट बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा जाता था, 1919 में लाया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन 1942 में भारत आया। कब आया, 1946 में भारत आया। कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एक पर्सन और थे, एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, और इनके द्वारा भारत में संविधान के निर्माण की बात की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली हैं। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था, इसके द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था, है ना, पाकिस्तान दिया गया था, पाकिस्तान शब्द दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। पंजाब, अफगानिस्तान, है ना, कश्मीर, और इसके बाद इस्लामाबाद, सिंधु और बलूचिस्तान, इस क्षेत्रों को कहा कि ये पाकिस्तान है। ठीक है, मौलाना आज़ाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का, लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक, याद रखना इनको भी। और ये कब से कब तक रहे, ये 1939 से लेकर के 1945 तक रहे, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें पाकिस्तान का पितामह कहा जाता है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता कहा जाता है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो कहा गया, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, जो कि इसको फेमस किया था सरदार भगत सिंह जी ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। 10वें गुरु थे, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया था, तो शिष्य कौन थे, बंदा बहादुर जी थे। कौन था, बंदा बहादुर जी थे। ठीक है, इनको कई एक पंक्ति बहुत फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि कितने को मैं साथ लड़ाऊं और 1.25 लाख से मैं लड़ जाऊं, तब मैं वीर सिख कहलाऊं, बंदा बहादुर, ऐसा कुछ बोला करते थे ये बंदा बहादुर जी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा,
भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार संधियों के माध्यम से हुआ, वो गवर्नर जनरल कौन था जिसके काल में ये सब शुरू की गई थी? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली है, जिसने सहायक संधि शुरू किया था। क्या? सहायक संधि शुरू किया था। सहायक संधि शुरू किया था। और ये सहायक संधि कब शुरू किया था? तो सहायक संधि इसके द्वारा 1799 ईस्वी से लगभग शुरू कर दिया गया था। ठीक है, सहायक संधि इसके द्वारा शुरू किया गया। और सहायक संधि पर सिग्नेचर करने वाला पहला जो राज्य था वो अवध था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है भारत में। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है भारत में किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड क्लाइव, इसको द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। क्या? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये जब 1765 में इलाहाबाद की संधि करने आया था तभी ये द्वैध शासन लागू किया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को द्वैध शासन को खत्म करने वाला कहा जाता है। द्वैध शासन को समाप्त किया था। समाप्त किसने किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजिंग टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो ये आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा को राजस्थान फ्रेंचाइजी ने अपना क्या नियुक्त किया गया है? दिग्गज बल्लेबाज को अपना निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, कुशल मेंडिस भी वहीं के, तरंगा पराना विताना भी, दिनेश चांदीमल, सभी लोग वहीं से हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो मेरे दोस्त दो हैं। एक तो है समझौता एक्सप्रेस। कौन है? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरा कौन सा? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। दो ट्रेनें चलती हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों चलती हैं। ठीक है, समझौता और थार एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 30। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत की क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ठीक है, कहा जाता है ये 2.5 मैक से ज़्यादा, ध्वनि की 2.5 गुना स्पीड से ज़्यादा तेज चलती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये ब्रह्मपुत्र और मास्कवा नदी के मिलन से बना, और ये किसके? रूस के साथ हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और रूस और हम मिलकर के इसको बनाए हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक है दोस्त, आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर भुट्टो, या शेरी रहमानी, या मुमताज महल। तो याद रखना, विपक्ष की पहली महिला सीनेटरी कौन है? तो वो है शेरी रहमानी है। कौन है? शेरी रहमानी। ठीक है, चलिए दोस्त, कैसा लगा आपको ये सेशन? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों के लिए ये पूरा डेडिकेशन मैं हमेशा रखूँगा। आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जल्दी से जल्दी मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और जो नए मेरे व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि उनको नई नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आपको पर डे रोज़ सुबह 7 से 8 के बीच में वीडियो एक आया करेगी, 7 बजे से 8 बजे के बीच एक वीडियो आया करेगी, और एक वीडियो आपको शाम 7 से 8 के बीच आया करेगी। ध्यान दीजिएगा, सुबह 7 से 8 के बीच एक वीडियो आएगी, और एक शाम 7 से 8 के बीच एक वीडियो आएगी। दो ये हो गए। बीच में मैं लाइव सेशन लेकर आऊँगा, उसके लिए मैं आपके सामने घोषणा करूंगा कि कब से लाइव सेशन लेके आता हूं। लेकिन 2 वीडियो ये पर डे आएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और भी सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा, आप लोग थ्योरी के साथ आऊँगा, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। ओके, चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी को ढीला मत होने दीजिएगा, अच्छे तैयारी करिए, और मैं आपके साथ पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। ठीक है, लक्ष्य बैच का उद्देश्य है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और शून्य से शिखर तक आपको पहुँचाना है, यही मेरा उद्देश्य है। आपका सपोर्ट इसमें बहुत आवश्यक है।
ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ही काम करते रहिए, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स भी सुबह लेके आऊँगा 6 से 7 के बीच में, स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स भी आएगा। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।